गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मनीष। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपनी अगली वीडियो, जो कि हमारा क्या है, पार्ट 11 है LT उत्तराखंड के प्रैक्टिस क्वेश्चंस का। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा उत्तराखंड के LT साइंस का जो एग्ज़ाम होता है इसके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। तो जैसा कि हमको पता है, जो LT साइंस जो उत्तराखंड का पेपर होता है वो एक सिंगल एग्ज़ाम होता है, ठीक है। मतलब आपको एक ही पेपर देना होगा, इंटरव्यू भी इसमें नहीं होता है। कहने का मतलब है एक एग्ज़ाम है, उसमें कितने क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, और जो आपको सॉल्व करने हैं 2 घंटे में, ठीक है। और जो आपका एक क्वेश्चन है वो कितने नंबर देगा आपको, 1 नंबर। तो सीधा सीधा मतलब हो गया कि 100 क्वेश्चन हैं और कितने नंबर के हैं, 100 नंबर के हैं टोटल, ठीक है। जिसमें से अगर आप एक क्वेश्चन वो आप गलत करते हैं तो आपके कितना नंबर काट लिया जाएगा, 1/4, जिसका मतलब होता है 0.25। कहने का मतलब है अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा, अगर आपने एक क्वेश्चन जो किया है गलत किया है तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। या मैं ये कह सकता हूँ, मान लो आपने 4 क्वेश्चन करे और वो चारों क्या हो गए, गलत। 4 क्वेश्चन करे, चारों गलत हो गए, आपका कटा कितना, 1 नंबर। और एक क्वेश्चन आप सही करोगे तो आपको कितना नंबर मिलेगा, 1 नंबर। इसका कहने का मतलब भी ये हुआ, जब आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके उतने नंबर कट जाते हैं जितने आपके एक क्वेश्चन सही करने पर मिले थे, ठीक है। आप पे मार्जिन ऑफ एरर कितना है, 4 क्वेश्चन का, ठीक है। तो देखो बात है आगे की, आगे बात करते हैं। तो 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो हमारा होगा पार्ट ए। पार्ट ए में 30 क्वेश्चन आएंगे, जिसे हम बोलते हैं शैक्षिक अभिवृत्ति और शिक्षण कला के होंगे 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन है तो मतलब 30 ही नंबर के होंगे। अगला जो हमारा पार्ट है वो क्या होता है, सब्जेक्ट का, जिसमें हमारे कितने आएंगे, 70 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमारे 12th क्लास तक के जो क्वेश्चन आएंगे वो केमिस्ट्री में कितने आएंगे, 10, और ग्रेजुएशन लेवल के कितने आएंगे, 14। टोटल क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, 24। कहने का मतलब है हमें केमिस्ट्री के 24 क्वेश्चन देखने को मिलने हैं। 10 क्वेश्चन जो होंगे वो 12वीं तक के होंगे और 14 क्वेश्चन जो हैं उनका लेवल कितना होगा, ग्रेजुएशन तक का, ठीक है। ऐसे ही बॉटनी में भी है और किस में है, जूलॉजी में। बॉटनी में 9 क्वेश्चन होंगे 12वीं तक के और 14 क्वेश्चन होंगे ग्रेजुएशन तक के। टोटल 23 क्वेश्चन हमें कितने में देखने को मिलेंगे, बॉटनी में। और ऐसे ही 9 और 14 क्वेश्चन किस में हमको देखने को मिलेंगे, जूलॉजी में। वहाँ पर भी टोटल क्वेश्चन कितने हैं, 23 हैं, 23। बॉटनी जूलॉजी में हमें क्वेश्चन देखने को मिलने हैं 23 देखने को मिल रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में कितने देखने को मिलेंगे, 24। तो इनको आप जो टोटल करोगे तो कितने हो गए, 70 क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 70 मार्क्स का आएगा आपका केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी में से, और 30 मार्क्स का आएगा आपका शैक्षिक अभिवृत्ति और शिक्षण कला में से, जिसमें आपको आपका व्यवहार देखा जाएगा, या मतलब ऐसे क्वेश्चन होंगे जो टीचर का व्यवहार बताते हैं स्टूडेंट से या स्टूडेंट के संबंध में, ठीक है। उसे बोलते हैं शैक्षिक अभिवृत्ति, या मतलब उसमें ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी है शिक्षण कला। शिक्षण कला में आपसे पूछा जाएगा, जैसे कोई टीचिंग मेथोडोलॉजी है, या मान लो आपसे पूछा जाएगा ज्ञात से अज्ञात की ओर हम किस में पढ़ते हैं, तो वो क्या होता है, हमारा एक टीचिंग मेथड होता है। या टीचिंग मैक्सिमा के बारे में पूछ सकते हैं, है ना। या फिर आपसे पूछ लिया जाए जो आपका व्यक्तित्व है, इससे या इसका प्रतिपादक कौन है या किसने दिया था, ठीक है। या फिर उसके क्वेश्चन दिए जाते हैं। और इसका जो है एक फिक्स क्या है, सिलेबस, मतलब एक सिलेबस दिया गया है, उसमें अलग से टॉपिक बताए गए हैं कि इस 30 नंबर का उन टॉपिकों में से आएगा, ठीक है। ऐसा ही पार्ट 1 जो हमारा ये है, और ऐसे ही हमारे सब्जेक्ट के लिए भी दिया गया है। इसका सिलेबस या तो आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल पे कहीं पर होगा वहाँ पे आप सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जब आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे मेरा एक ग्रुप है LT उत्तराखंड के नाम से, LT उत्तराखंड साइंस, ठीक है, या LT साइंस उत्तराखंड के नाम से है, उसे आप देख सकते हैं, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे मैंने अंडरलाइन भी कर रखा है और इसे हाईलाइट भी करके रखा हुआ है चीज़ों को, ठीक है। अब बात आती है कि ये तो हो गया, चलो ठीक है, ये एग्ज़ाम होता है समझ लिया, हमको ही पता है तुमको ही पता है। अब इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ने में क्या है, सिर्फ आपको NCERT पढ़नी थी। इसकी कहाँ से, 6th क्लास से 12th क्लास तक। ये मैं आपको तब बात कर रहा हूँ जब इन्होंने अपना नोटिफिकेशन दिया था, लेकिन आप जिस जगह पे हैं आज, वहाँ डेट कितनी, 30 मई। आज की डेट कितनी है, 30 मई। 30 मई को आप 6th क्लास से 12th क्लास की सारी NCERT पढ़ नहीं पाएंगे, या फिर आपको क्या लग जाएगा, ज़्यादा
टाइम, क्योंकि आपका एग्ज़ाम मैं सोच के चलता हूँ कि कब है, जुलाई में हो जाएगा। ये मेरा अनुमान है, ये फ़िक्स नहीं है, ठीक है। मुझे लगता भी नहीं है कि जुलाई में हो जाएगा, लेकिन आपको जो तैयारी करनी है वो क्या करनी है, ताकि आप जुलाई के शुरू के 5 या 10 तारीख तक आपकी कंप्लीट क्या हो, प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाए, इन तीनों सब्जेक्ट की भी और इस पार्ट 1 की भी, ठीक है। आपको इस तैयारी से करनी है, इस स्पीड से तैयारी करनी है कि जुलाई 10 या 15 तारीख तक आपकी सारी तैयारी क्या हो जाए, कंप्लीट। अगर आप आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पढ़ना क्या है, एनसीईआरटी पढ़नी है, वो भी पहले पढ़नी है 9th और 10th क्लास की, ठीक है, जिसमें आप हर एक चीज़ को पढ़ेंगे और इसको कितने दिन में ख़त्म करेंगे, 7 दिनों में या 1 हफ्ते में आपको ख़त्म करनी है। बड़ी छोटी सी होती हैं, ज़्यादा आपको याद करने के लिए, समझने के लिए उसमें चीज़ें दी गई हैं, वही आपको पढ़नी है। अगली आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़नी है, ठीक है, जिसमें क्या पढ़ना है, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। 11th की बायोलॉजी और 11th की केमिस्ट्री, 12th की बायोलॉजी और 12th की केमिस्ट्री। इससे बाहर आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है, जहाँ तक एनसीईआरटी का सवाल है, ठीक है। बाकी बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के ही जाने हैं। तो बात यह है, एलटी साइंस अभी तक जो हुआ है हाल फिलहाल में 2 बार का डेटा है, एक तो है 2015 का और एक है 2018 का, ठीक है। जो 2015 में पैटर्न था उसमें आते थे पहले 200 क्वेश्चन, ठीक है, 100 आते थे आपके जीए, जीएस या ऐसी जो चीज़ होती है ना, स्टैटिक जीके, इन सब से मिला जुला के, मैथ, रीजनिंग से, और 100 क्वेश्चन आते थे आपके सब्जेक्ट से। तो टोटल कितने हो गए, 200 क्वेश्चन, सब्जेक्ट मतलब बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री से। लेकिन 2018 में इन्होंने क्या करा, पैटर्न चेंज कर दिया। इन्होंने बोला हम 100 क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें से 30 क्वेश्चन हम किससे पूछेंगे, शिक्षण कला और शैक्षिक अभिवृत्ति से, और 70 क्वेश्चन किससे पूछेंगे हम, अपने सब्जेक्ट से, मतलब बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी से, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया या बताया। तो ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इनको आपको क्या करना है, सॉल्व करके जाने हैं। इसमें सिर्फ आप ये करना, जो उसका पार्ट बी होगा 100 क्वेश्चन, और इसमें या आपको पूरे क्वेश्चन, या मैं बोलूँ आपको ये 70 क्वेश्चन बॉटनी और जूलॉजी के लिए देख के जाने हैं, ठीक है। बाकी ये है शैक्षिक अभिवृत्ति वाला पार्ट, ये भी आप सॉल्व करके जाएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब है, ये जो हमारे 200 क्वेश्चन हैं ये आपको ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब हर एक क्वेश्चन का इसमें से आपके पास क्या होना चाहिए, जवाब होना चाहिए, और थोड़े उस क्वेश्चन के बैकग्राउंड के बारे में भी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ये आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लोगे, या तो आपको गूगल पे मिल जाएंगे, या तो आपको किसी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, या तो आपको कहीं से गूगल पे मिल जाएंगे, या आयोग की साइट से भी आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उनको एक बार खुद सॉल्व करना है, जो उनकी गलतियां हैं वहाँ से देख लेनी है। और तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं। आपको रोज़ 1 या 2 प्रैक्टिस सेट करते रहना है खुद से, ठीक है। आप किसी के यूट्यूब चैनल पे कर लो या ऑनलाइन कर लो किसी साइट पे जाके, तो वो सही है। नहीं तो आप क्या कर सकते हो, एक बुक खरीद लो प्रैक्टिस सेट की। मैं आपको सलाह दूंगा उपकार की, उत्तराखंड के लिए फेमस है उपकार पब्लिशर, तो आप उसकी देख सकते हो बुक, ठीक है। उसकी प्रैक्टिस सेट जो है वो आप देख सकते हो, चाहे आपको एलटी उत्तराखंड की मिल जाए या फिर एलटी कहाँ का मिल जाए, यूपी का मिल जाए। सिलेबस जनरल है, लगभग सेम ही सिलेबस है, ठीक है। तो इसलिए टेंशन की कोई इतनी लेने वाली बात है नहीं, ठीक है। पढ़ के क्या जाना है मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी पढ़ के जानी है, 9, 10, 11, 12 4 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाने हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चंस करके जाने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 2 ही साल के मिलेंगे, एक तो मिलेंगे 2015 के और एक मिलेंगे 2018 के, ठीक है। 2015 का सेकंड पार्ट देखना है और 2018 का पूरा पेपर सॉल्व करके जाना है, ठीक है। बाकी बात रही मेरी, या मैंने क्या क्या करा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो मैंने अभी इन दोनों को स्टार्ट नहीं करा है, ठीक है। तो मैं हो सकता है आज या कल के डेट में क्या करूँ, इनका सॉल्यूशन करवा दूँ, और मैं आपको सॉल्यूशन करते हुए ऐसा भी बताऊँगा कि ये क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में किस पेज पर दिया गया था, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लो ये क्वेश्चन मेरे 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसमें से 75 से 80 जो क्वेश्चन हैं वो मेरे कहाँ से आ रहे हैं, सीधे एनसीईआरटी से आ रहे हैं, एनसीईआरटी से आ रहे हैं। जनरली मैं आपको इसमें बताऊंगा अपने 70 क्वेश्चन की बात। 70 क्वेश्चन का मतलब केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कम से कम 50 से 60 क्वेश्चन आपको जो दिखाऊंगा, जो कहाँ से होंगे, सीधे
एनसीईआरटी से होंगे, या तो एनसीईआरटी से होंगे या तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक दे रखा है उससे रिलेटेड होंगे। उससे रिलेटेड मतलब मान लो जहाँ पर पूछा गया है डार्विन, डार्विन के बारे में एनसीईआरटी में दे रखा है। डार्विन की जो थ्योरी क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन भी पूछा हुआ है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ ले नेचुरल सिलेक्शन उन्होंने किस साल में दिया था, तो ये क्वेश्चन तो डार्विन का ही हुआ, डार्विन से रिलेटेड उसकी थ्योरी का ही हुआ। अब तुमने इतना नहीं पढ़ के गए तो वो तुम्हारी गलती है, ठीक है। तो बात ये है मेरे हिसाब से क्या क्या हुआ मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी आपको खुद से पढ़नी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, और प्रैक्टिस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो तो मेरी चली रही है प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। तो मैं आपको बता देता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैंने अभी कहाँ कहाँ तक क्या क्या कराया है। देखो अभी मैंने आपको कराए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बायोलॉजी के लिए, ये आपके दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप एलटी दे रहे हों उत्तराखंड का दे रहे हों, चाहे आप एलटी यूपी का दे रहे हों, चाहे आप डीएसएसबी दे रहे हों, ठीक है, या आप किसी भी राज्य का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर उसमें बायोलॉजी पूछी गई है तो आप इसको देखना चाहिए। बाकी बात है प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। ये हैं इसमें 7 वीडियो मैं अभी तक बना चुका हूँ, ठीक है, जो कि किस में है, ये आपकी किस में मिलेंगी, आपको हिंदी में होंगी ये, ठीक। बाकी है केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के क्वेश्चन ये हैं जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करा चुका हूँ, लगभग 7 वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें मैंने हर वीडियो में लगभग 20 से 25 क्वेश्चन क्या करा रखे हैं, सॉल्व करा रखे हैं, ठीक है। बाकी ये है यूपी के लिए, ठीक है, जिनको यूपी का एग्ज़ाम देना है टीजीटी का, ये उनके लिए क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये आपके काम के बिल्कुल नहीं है उत्तराखंड वालों के लिए, ठीक है। बाकी दिखाता हूँ, बाकी ये दे रखे हैं मैंने बायोलॉजी फाइनल रिवीजन एमसीक्यू, ठीक है, ये मैंने उनके लिए दे रखे हैं जिनको ये हिंदी में समझ में नहीं आती है, उनके लिए क्या है ये इंग्लिश में, ठीक है। मान लो ये मेरी हिंदी में सीरीज़ है, अगर किसी को हिंदी में समझ में नहीं आ रही है तो वो यहाँ इंग्लिश में देख सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखो, आगे है जो एलटी उत्तराखंड साइंस के लिए जो प्रैक्टिस सेट हैं वो यहाँ पे हैं। यहाँ पे मैं अभी तक इस वीडियो में 10 पार्ट आपको करा चुका हूँ, और आज इसी का कौन सा पार्ट स्टार्ट करेंगे, हम 11वां पार्ट स्टार्ट करेंगे। और ये आपको मिलेगा कहाँ, जब आप मेरे मनीष ट्यूटोरियल चैनल पे क्लिक करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आप सबको ये सब ऐसे सीरियल लाइन वाइज मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आपको जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 के लिए आप ये भी देख सकते हैं, शिक्षण अभिवृत्ति और शिक्षण अभिरुचि, ठीक है। बाकी आप अगर डीएसएस भी दे रहे हैं तो आप समानार्थी शब्द की वीडियो दे सकते हैं या फिर पर्यायवाची शब्द की, बाकी ये सब आपका कुछ काम का नहीं है, सब्जेक्ट वाइज ये सब कुछ काम का नहीं है, ठीक है। तो ये थी हमारी इस वीडियो में इसके लिए बातचीत कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए और कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको सिर्फ क्या पढ़नी है, एक सबसे पहली बात कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे, दूसरी बात आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है हर एक को देख कर जाएंगे, और तीसरे में आप क्या करेंगे, हर टॉपिक की क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो एनसीईआरटी आप खुद पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा, और जो प्रीवियस क्वेश्चन है ये मैं आपको करा दूंगा। बाकी बचे हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो ये तो मैं आपको करा रहा हूँ, आप मेरे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, मेरे चैनल से भी पढ़ सकते हैं, या दुनिया में कहीं भी किसी के भी चैनल से पढ़ सकते हैं, वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, या बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आप क्या हैं, स्वतंत्र हैं। अब मैं आपको ग्रेजुएशन का कोर्स इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम क्या है आपके पास, कम, और ज़्यादातर क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे आपको, एनसीईआरटी से, और जो इनसे छूटेगा वो मैं आपको कहाँ से करा दूंगा, अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ठीक है। तो ये तो है मेरी गारंटी कि जो आपका एनसीईआरटी से छूटेगा ये मैं करा दूंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन से, ठीक है। अब बाकी मेरे को पता नहीं, बाकी आप कहाँ से क्या प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, क्या देखते हैं, मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं अपने चैनल का बता सकता हूँ, ठीक है। तो लगभग मैं जो एलटी साइंस के क्वेश्चन है ये टोटल कितनी वीडियो कराऊँगा, 30 वीडियो कराऊंगा, जिसमें 20 वीडियो में आपके प्रैक्टिस सेट होंगे, और जो 10 वीडियो होंगी लास्ट की उसमें क्या होंगे, सारे एनसीईआरटी से क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये था मेरी साइड से, और आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है मेरी साइड से, बस आपको क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी आपको पढ़ी होनी चाहिए। एनसीईआरटी के हर एक लाइन मैं कह रहा हूँ रट लो, ठीक है, रट लो एनसीईआरटी की हर एक लाइन, अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो, ठीक है। और बात रही कट ऑफ की, तो कट ऑफ जो भैया गई थी ना 2018 में, वो गई थी सिर्फ 52% टीजीटी नेचुरल साइंस की। तो इस बार अगर कितनी भी बढ़ जाएगी, 52% से कितनी हो जाएगी, या तो 60 हो जाएगी या 65 हो जाएगी, लेकिन मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 75 क्वेश्चन तक आपको क्या करने हैं, बिल्कुल सही। आप अपना इतना मान के चलो कि आपसे और से कट ऑफ कितनी जाएगी,
5। ये अप्रॉक्सीमेट है, 52 गई थी, ठीक है, देख रहे हो 52 गई थी कट ऑफ पिछली बार 2018 की। अब 3 साल हो चुके हैं तो कट ऑफ 70 के आसपास जानी चाहिए, या 65 70 के आसपास क्या रहेगी कट ऑफ। तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन कर लेना कि आप 75 तक पहुंच सको, ठीक है। 75 क्वेश्चन का मतलब है कि आप 90 क्वेश्चन क्या करोगे, अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। अटैम्प्ट करने की बात कर रहा हूँ, 75 बिल्कुल सही करने हैं। 10 जो ये 15 क्वेश्चन है इसका आप मार्जिन ऑफ एरर ले सकते हो, और 10 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो आपको छूने ही नहीं है, ठीक है। आप इनको छोड़ भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है ये आपसे ना भी हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आपको कितने करने हैं, 90 क्वेश्चन करने हैं, और 90 में से 75 क्या करने हैं, बिल्कुल सही करने हैं, ठीक है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, नेगेटिव मार्किंग। अगर ये नहीं होती तो आप पूरे 100 के 100 अटैम्प्ट कर सकते थे, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा, विषयुक्त स्तनधारी जंतु है। विषयुक्त मतलब जिसमें क्या मिलता हो, पॉइजन, और वो क्या हो, मैमल। तो ऐसा मैमल बताओ जो क्या हो, पॉइजनस हो। ऑप्शन क्या है, ऑर्निथोरिकस, मैक्रोपस, जैग्लोसस या डेस्यूरस। तो देखो इसमें पूछा है मैमल, तो देखो बात करते हैं मैमल की। एक मैमल होता है जिसका नाम क्या होता है, प्लेटिपस, PLATYPUS, प्लेटिपस होता है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, ORNITHO, ऑर्निथो, RHYNCHUS, ऑर्निथोरिंकस। ये है इसका साइंटिफिक नाम, या मैं बोलूँ इस नाम से ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। ये किस में आता है, तो ये हमारा आता है मोनो, MONOTREMATA, मोनोट्रीमेटा ग्रुप में, ठीक है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ग्रुप में ये आता है, मोनोट्रीमेटा में। अब देखते हैं इसकी कुछ खासियत, जो ये हमारा प्लेटिपस होता है। प्लेटिपस क्या होता है, एक तो मैमल होता है ये, दूसरा होता है ये क्या देता है, अंडे देता है, मतलब ये मैमल वो है जो अंडे देता है, इसीलिए ये क्या है, फेमस। दूसरी बात है इसमें क्या मिलता है, पॉइज़न होता है, ठीक है। अब ये पॉइज़न होता कहाँ है, तो जब आप इसकी बॉडी देखेंगे ना तो यार ऐसा कुछ होता है इसका शेप, इसकी बॉडी में ऐसा कुछ शेप होता है। तो देखोगे आप जो इसके पीछे के पैर हैं, मैं तो ये शॉर्टकट बना रहा हूँ, मान लो इसका पीछे का जो पार्ट है ना, ये मैं थोड़ा बड़ा करके बताता हूँ। ये जो इसका पैर मान लो ये है इसका पैर, ठीक है, ये इतना सा पार्ट देखो, जो इसका पैर है इसमें थाई होगी, इसकी जो जांग है, जांग के नीचे क्या है, एंकल, एंकल से एक छोटा सा पार्ट निकलता है, वो काफ़ी क्या होता है, नुकीला होता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, स्पर, SPUR, स्पर। इस स्पर के द्वारा ही, जैसे सांप कहाँ से काटता है, मुंह से काटता है या फिर दांतों से के द्वारा काटता है, तो वैसे ही ये जब किसी इंसान को काटता है या उसको मारता है तो इसी स्पर की मदद से मारता है, या फिर इसी स्पर की मदद से वो जहर या पॉइज़न डालता है किसी के शरीर के अंदर, ठीक है। ये कहाँ पे होता है, उसके पिछला जो पैर होता है वहाँ पे थाई होता है, थाई के नीचे क्या होता है, एंकल, मतलब टखना होता है, टखने के ऊपर ये उभार जैसा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इस पर ये बहुत होता है नुकीला, और यहीं इसी की मदद से पॉइज़न जो है इसकी बॉडी में जो थाई वाली ग्लैंड पे होता है, या मैं बोलूँ जो इसके हाइंड लेग में मौजूद होता है, वही इसके द्वारा कहाँ चला जाता है, किसी के शरीर में। अभी तक इसने, मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी मानव मृत्यु इसकी वजह से ऐसा देखने को नहीं मिला है। हाँ, ये किसको मारता है, कैट को, बिल्ली को या डॉग को, इन दोनों को मारने की खबरें आई हुई हैं कि इसके शिकार से ये दोनों मारे गए हैं। बाकी जो कुछ एग्जाम्पल हैं, तो क्वेश्चन पे आते हैं अब अपना। विषयुक्त स्तनधारी जंतु है तो कौन होता है हमारा, ऑर्निथोरिंकस होता है, ठीक है, जो कि क्या है हमारा प्लेटिपस। ये बहुत ही फेमस है, या वो इस वजह से फेमस है क्योंकि ये मैमल होने के बावजूद क्या देता है, अंडे देता है, ठीक है। तो ये था इसकी बात, और हम देख लेते हैं 3 एग्जाम्पल है मेरे पास और हैं। एक है SOLENODON, सोलिनिडोन। ये सोलिडोन नहीं है, डॉगफिश, ये वो वाला नहीं है, ठीक है। इसकी स्पेलिंग में जो लिख रहा हूँ ऐसे ही है। दूसरे होते हैं हमारे वैम्पायर बैट, VAMPIRE, वैम्पायर बैट। इनमें भी क्या होता है, पॉइजन देखने को मिलता है।
एक हमारे पास और है जिसका नाम क्या है, SLOW, स्लो, LORISE, लोराइस, स्लो लोराइस। और ये क्या होता है हमारा प्राइमेट। ये ऐसा प्राइमेट है जिसमें क्या मिलता है, पॉइजन मिलता है। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल भी आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जीवाश्म का एक उदाहरण है। जीवाश्म मतलब होता है फॉसिल, तो फॉसिल का क्या उदाहरण है, तो देखो इसका उदाहरण है प्रस्तरीकृत या विलुप्तीकरण। तो कैसे, क्योंकि इसका एग्ज़ाम कंकाल भी है, चट्टानें भी हैं और भूपटल भी हैं, ये इसके एग्जाम्पल में तीनों आ सकते हैं। लेकिन ये तीनों किस में शामिल होते हैं, हमारे प्रस्तरीकृत में या विलुप्तीकरण में ये तीनों शामिल होते हैं। इसलिए इसका एक वाइड रेंज एग्जाम्पल क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तरीकृत। अब ये होता क्या है, इंग्लिश में हम इसको जनरली बोलते हैं पर्टिफाइड फॉसिल, PERTIFIED, पर्टिफाइड फॉसिल बोलते हैं इसको। अब ये होता क्या है, मान लो अस्थि, बोन, किसी का शेल, कवच, और जब तना पेड़ का या पेड़ की जड़, जब ये क्या होती है, जब ये मर जाती हैं, धरती के अंदर समा जाती हैं, तो इनमें से क्या निकलता है, कार्बनिक पदार्थ। अब वो कार्बनिक पदार्थ बहुत सालों बाद किस रूप का हो जाता है या हमें किस फॉर्म में देखने को मिलता है, एक पत्थर के फॉर्म में। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, प्रस्तरीकरण। ठीक है, एक मिनट, इसे बोलते हैं हम प्रस्तरीकरण, या हम बोल सकते हैं पेट्रीफिकेशन। और ये जो फॉसिल हमारे पास मिला है लास्ट में पत्थर के रूप में, इसे हम क्या बोलेंगे, पेट्रीफाइड फॉसिल। ठीक है, चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्पंज में जो जल धारा के प्रवेश द्वार होते हैं, कहने का मतलब है जो हमारे स्पॉन्जिस होते हैं ना पोरीफेरा में, तो जो पानी जिस स्ट्रक्चर से उनकी बॉडी में आता है उसे क्या बोलते हैं। तो इस पहले हम बना लेते हैं स्पंज की बॉडी। ये होती है स्पंज की बॉडी, लगभग ऐसी होती है दिखने में। ठीक है, जो मैं सेल्स बता रहा हूँ, ये लाइन का मतलब है यहाँ पे क्या है, गैप। ठीक है, दोनों तरफ गैप होता है। इस गैप को हम बोलते हैं ऑस्टिया, OSTIA, ऑस्टिया। इसी के कारण क्या आता है, पानी बाहर से इनके शरीर में आता है अंदर। और ये जो बीच में आप खाली जगह देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्पॉन्जोसील, SPONGOCOEL, स्पॉन्जोसील। बाहर से आएगा ऑस्टिया से पानी आएगा, अंदर जाएगा स्पॉन्जियोसील में। स्पॉन्जियोसील के बाद ये कहाँ जाएगा, ऑस्कुलम से कहाँ जाएगा, बॉडी से बाहर। तो पानी किससे आता है, ऑस्टिया से अंदर आएगा, और ऑस्कुलम से कहाँ जाएगा, बॉडी के बाहर पानी जाएगा। ठीक है, ऑस्कुलम से बाहर जाता है, ऑस्टिया से आता है अंदर। ठीक है, अब बाकी जो कॉइनोसाइट सेल्स कहाँ होती हैं, तो कॉइनोसाइट सेल्स होती हैं यहाँ पर, क्योंकि हम बोलते हैं स्पॉन्जोसील्स आर लाइंड बाय कॉइनोसाइट सेल्स। मतलब जो बीच में स्पॉन्जोसील सेल्स है, इसके चारों तरफ क्या होती हैं, कॉइनोसाइट सेल्स। उन कॉइनोसाइट सेल्स का काम क्या होता है, फिल्टर करना, किसको, फूड पार्टिकल को। ठीक है, और ये जो ऑस्टिया है, ऑस्टिया के बगल में ही क्या लगी होती हैं, पोडोसाइट सेल, जिनका काम क्या होता है, कंट्रोल करना वाटर को ऑस्टिया से। मतलब ऑस्टिया के द्वारा कितना पानी अंदर जा रहा है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करती हैं, पोडोसाइट सेल्स। ठीक है, ये था इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन। जल धारा का प्रवेश द्वार मतलब जहाँ से अंदर जाता है वो होता है हमारा ऑस्टिया। इसी को क्या बोलते हैं, डर्मल ऑस्टिया। डर्मल का मतलब है एपिडर्मिस या स्किन पर लगा हुआ ऑस्ट्रिया। ठीक है, ऑस्ट्रिया का मतलब होता है पोर, एक छोटा सा छेद जहाँ से बॉडी में पानी जाता है। ठीक है, और ये इसमें बहुत सारे छेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है आंतरिक कर्ण के मध्य भाग की अस्थि है। कहने का मतलब है जो हमारा मिडल ईयर है, ठीक है, या जो हमारा कान है, कान जनरली ऐसा होता है, ऐसी होता है ना, यहाँ से आपका आउटर पार्ट। सबसे बाहर से अंदर की तरफ को देखेंगे, पहले आएगी मेलियस, फिर आएगी इनकस, फिर आएगी स्टेप्स। ये 3 हड्डियाँ होती हैं लाइन वाइज। ये आपका बाहर का कान है, यहाँ से आप डॉक्टर जो आपको चेक करता है यहीं चेक करता है कान से। ठीक है, अगर आपके कान में कभी दर्द हो रहा हो तो यहीं से चेक करता है। ये आउटर पार्ट है, ये आउटर पार्ट है, ये मिडल पार्ट है, ये इनर पार्ट है। तो ये 3 हड्डियाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, मिडल पार्ट में मिलती हैं। बाहर से मेलियस, इनकस, स्टेप, ये होता है इनका क्रम। बीच वाली हड्डी का नाम क्या होता है, इनकस, और ये होती है हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी। तो इसका आंसर क्या आएगा,
इनकस। अब मैं आपको एक चीज़ नहीं बताता हूँ या फिर वो बताता हूँ जो आपको कोई नहीं बताएगा। मेलियस और इनकस, ये जो हड्डी है इसके बीच का जो जॉइंट होता है ना, इसे बोलते हैं सैडल जॉइंट। SADDLE, सैडल जॉइंट पाया जाता है इन दोनों हड्डियों के बीच। और जो हमारा इनकस और स्टेप है, इनकस और स्टेप, इनके बीच में जो जोड़ होता है वो कौन सा टाइप का होता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसे बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये याद कर लेना, ये कभी कभार हो सकता है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन पूछा जाए। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है एमीबा में उत्सर्जन मुख्यतः होता है। एमीबा में एक्सक्रीशन जो होता है मेनली किससे होता है? तो वो होता है उसकी बॉडी की वॉल से। मतलब मान लो ये हमारा एमीबा है तो इसके बाहर सेल वॉल तो मिलती नहीं है, ठीक है, तो बाहर जो इसके साइटोप्लाज्म की जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है या मेम्ब्रेन होती है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका क्या नाम होता है? प्लाज्मा लेमा। इसी के कारण क्या करता है वो अपना वेस्ट मटेरियल बॉडी के बाहर फेंकता है। ठीक है, इसे बोलते हैं उत्सर्जन मुख्यतः किससे होता है? प्लाज्मो लेमा से। बाकी इसके अंदर होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, ठीक है, वो भी प्रेजेंट होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा है नाड़ी स्पंद किस पर निर्भर करता है? मतलब इसमें बोल सकता हूँ हमारी पल्स रेट या मैं बोल सकता हूँ हमारी हार्ट रेट किस पे डिपेंड होती है? तो वो हमारी प्राकुंचन तथा प्रसारण रक्त दाब में अंतर इस पर निर्भर करती है। ठीक है, पल्स और या हार्ट बीट जो हमारी कितनी होती है? 72 से 80 होती है पर मिनट। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है जब हमको सांस लेने में कठिनाई होती है तो इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? इस स्थिति को बोलते हैं डिस्पनिया। ठीक है, जब भी आपको या जब भी आप भागते हो या साइकिल चलाते हो या कोई ऐसा स्पोर्ट्स खेलते हो जब आपको क्या होती है? शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ होती है या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है या कठिनाई होती है, उस स्थिति को बोलते हैं डिस्पनिया। अगला क्वेश्चन है सहयोजी कड़ी का उदाहरण, मतलब कनेक्टिव लिंक बताना है। तो देखो जो हमारा पेरीपेटस होता है ये होता है हमारा कनेक्टिव लिंक। किसके बीच का होता है? तो ये होता है हमारा एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिव लिंक। कैसे? आर्थ्रोपोडा में क्या मिलती है? जॉइंटेड लेग्स मिलती है जो होती हैं जोड़े में होती हैं, पेयर्ड होती हैं और कंपाउंड आई। और इसमें क्या मिलता है? श्वासन तंत्र होता है, वो कौन सा होता है? ट्रैकिया होता है। ठीक है, और एनालिडा की हम बात करेंगे तो ये होते हैं कीड़े की तरह, मतलब वॉर्म लाइक होते हैं। ठीक है, इनकी बॉडी कैसी होती है? सेगमेंटेड, मतलब खंडनुमा इनकी बॉडी होती है। और इनमें क्या होता है? नेफ्रिडिया होता है, किसके लिए? एक्सक्रीशन के लिए। ठीक है, तो ये जो सारे कैरेक्टर हैं एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के, ये हमको किस में देखने को मिलते हैं? पेरीपेटस में। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सहयोजी कड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो हमारा शशक का मस्तिष्क है और मेढक के मस्तिष्क से भिन्न होता है या किस प्रकार भिन्न होता है? तो कहने का मतलब है हमें बताना है कि एक के माइंड में क्या होता है, दूसरे के माइंड में क्या नहीं होता है। एक तरफ हम लिखते हैं रैबिट, रैबिट को हम हिंदी में बोलते हैं शशक, दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे? फ्रॉग। तो हम देखते हैं कि जो हमारा रैबिट है, रैबिट के माइंड में क्या मिलता है हमको? कॉर्पस कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम। अब ये कॉर्पस कैलोसम होता क्या है? तो हम देखते हैं हमारा दिमाग जो होता है दो भागों में बटा होता है। इसे बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक तो लेफ़्ट वाला होता है और एक राइट वाला होता है। ठीक है, इन दोनों को जो कनेक्ट करने वाली बीच की मेम्ब्रेन होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ठीक है, ये होती है रैबिट में मौजूद होती है। ठीक है, और इसमें जो होते हैं 4 ऑप्टिक लोब मौजूद होते हैं, 4 ऑप्टिक लोब मौजूद होते हैं। किसमें? रैबिट में। और जो फ्रॉग होता है इसमें कितने लोब होते हैं? 2 लोब होते हैं। और कॉर्पस कैलोसम भी पाई नहीं जाती है फ्रॉग में। ठीक है, तो ये क्या था इसका डिफरेंस। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है रैबिट में क्या देखने को मिलता है, तो कॉर्पस कैलोसम क्या होता है इसमें? उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एमीबा साधारणतः प्रजनन करता है, मतलब एमीबा में रिप्रोडक्शन किससे होता है? तो एमीबा जब भी करता है वो क्या करता है? बाइनरी फिजन करता है। ठीक है, बाइनरी फिजन, FISSION फिजन, मतलब द्विवीय विभाजन द्वारा इसका क्या होता है? प्रजनन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमसे पूछा गया है जो हमारी स्वेद ग्रंथियां का क्या कार्य है? इसमें पूछा है जो हमारी स्वेट ग्लैंड्स हैं उनका क्या काम है? स्वेट ग्लैंड, स्वेट का मतलब होता है पसीना, तो कहने का मतलब है ये क्या बनाती है? पसीना ही तो बनाएगी। ठीक है,
स्वेट ग्लैंड्स क्या बनाती हैं? पसीना बनाती है, ठीक है। और यही स्वेट ग्लैंड्स मैमल्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, किसमें? मेमोरी ग्लैंड्स में, MAMMARY, मेमोरी ग्लैंड्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंचुए में किस प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं? तो केंचुए में संवेदी, समायोजक और चालक तीनों ही टाइप के न्यूरॉन्स देखने को मिलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, DNA किसका पॉलीमर है? पॉलीमर मतलब होता है जब एक ही चीज़ बहुत बार जुड़ती है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? पॉलीमर, ठीक है। तो जो DNA होता है वो पॉलीमर होता है न्यूक्लियोटाइड का, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा न्यूक्लियोटाइड, पांचवा न्यूक्लियोटाइड, ऐसे ही जब हज़ारों न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड का क्या है? पॉलीमर। और इसी को हम बोलते हैं DNA, या हम कह सकते हैं DNA क्या है? न्यूक्लियोटाइड से मिलके बना है, या फिर क्या है? न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव में सेल्यूलोज का पाचन। तो जैसे कि हमको पता है सेल्यूलोज किससे बनी होती है, या प्लांट में जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज से। और सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है सेल्यूलेज, जो कि मानव में मौजूद नहीं होता। जब एंजाइम ही नहीं है तो सेल्यूलोज कहाँ से डाइजेस्ट होगा? तो कहने का मतलब है मानव में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, जो हमारा कॉकरोच है, कॉकरोच में रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है कि कॉकरोच में जो ब्लड होता है उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद नहीं होता है। और ये इंसानों में क्या काम करता है? ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो कहने का मतलब है क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें वायु नाल होती है, मतलब वायु नाल होती है जो ऑक्सीजन को सीधे ऊतकों तक पहुंचाती है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और जब उनमें यही काम कौन कर रहा है? वायु नाल। तो हीमोग्लोबिन की ज़रूरत ही क्या है? और नाल क्या करती है? यह वायु नाल क्या करती है? ये ऑक्सीजन को सीधा टिश्यू तक पहुंचाती है। कहने का मतलब है, ये हमसे बात कर रहा है ट्रैकिया के बारे में, TRACHEA, ठीक है। ट्रैकिया होता है कॉकरोच में, जो क्या करता है? बाहर से या एटमॉस्फेयर से सीधा क्या लेता है? मान लो ये है ट्रैकिया, इसने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लिया और सीधा कहाँ दे दिया? टिश्यू को दे दिया। तो इसमें ब्लड हो या ना हो, मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन पिगमेंट हो या ना हो, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना। तो फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, शशक में कौन से दांत नहीं होते हैं? शशक मत बोले तो रैबिट, ठीक है। रैबिट में कौन सा दांत मौजूद नहीं होता है? तो जो कैनाइन होते हैं ना, ये इसमें मौजूद नहीं होते हैं रैबिट में, ठीक है। कभी कभार आपने देखा होगा जो जनरली जो दांत होते हैं वो कैसे होते हैं? इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर, मोलर। ये इनका क्या होता है? एक तरीका होता है, मतलब यह एक क्रम होता है। पहले इंसीजर्स, फिर कैनाइन, फिर प्री मोलर, फिर हमारे क्या होंगे? मोलर। प्री मोलर और मोलर को हम क्या बोलते हैं? हमारे दाढ़ के दांत, ठीक है। मान लो कभी किसी ऑर्गेनिज्म में मान लो इंसीजर्स हो गए गायब, या इंसीजर जो हैं मौजूद नहीं होते हैं, या हम जैसे इसकी बात करते हैं अपने शशक की, रैबिट की, इसमें जो है ना वो कैनाइन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। कैनाइन जो है प्रेजेंट नहीं है, तो ये क्या होगी? जगह यहाँ पे क्या होगी? इसकी जगह खाली होगी। मतलब प्रीमोलर भी अपनी जगह पे आएगा, मोलर भी अपनी जगह पे होगा मौजूद, इंसीजर्स भी अपनी जगह पे होगा मौजूद, लेकिन इंसीजर्स और प्रीमोलर के बीच में क्या होगी? खाली जगह। और इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायस्टीमा, DIASTEMA। डायस्टीमा एक कंडीशन होती है जब दांतों में या दांतों के बीच में क्या होता है? गैप देखने को मिलता है। मान लो यहाँ पे कैनाइन होना चाहिए, कैनाइन नहीं है, ये क्या है? गायब। तो इंसीजर्स और प्रीमोलर के बीच में क्या हो गया? गैप। इसी को हम बोलते हैं डायस्टीमा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सिमंड्स रोग होता है। सिमंड्स रोग कब होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारी पिट्यूटरी मिक्सोडर्मा, इसमें कोई डैमेज होता है तो हमें रोग देखने को मिलता है जिसका क्या नाम होता है? सिमंड्स रोग, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर, या मैं इसका दूसरा नाम भी बोल सकता हूँ। पिट्यूटरी को हम कभी कभार क्या बोल देते हैं? हाइपोफाइसिस, HYPOPHYSIS, हाइपोफाइसिस। और इसका जब एंटीरियर लोब जो है उसमें डैमेज होता है तब हमको क्या देखने को मिलता है? सिमंड्स डिजीज़। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अनुवांशिकी, कोडोन
में कितने कोड हो सकते हैं? तो कोड पूछा है तो ठीक है यार, 64 कोडोन प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो कोड करते हैं वो कितने कोड करते हैं? 61, जिनसे हमें क्या मौजूद होता है? अमाइनो एसिड, या हमें क्या मिलता है? अमाइनो एसिड, जो बनाने में रोल प्ले करते हैं। जो 3 कोड होते हैं वो किसी को भी कोड नहीं करते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? नॉन सेंस कोडोन। ठीक है, चलते हैं अगली ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है अमाशय के HCl का कार्य क्या होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं, पेट में जो हमारा HCl होता है उसका काम क्या होता है? भोजन के सूक्ष्म जीवों को मारना। मतलब कोई बैक्टीरिया या वायरस पहुंच गया है पेट में तो वो मर जाता है। आपने बिल्कुल सही सुना, अगर वायरस हमारी बॉडी में गया या हमारे पेट में जब जाएगा स्टमक में तो वो मरेगा ही मरेगा, और इस पर कोई चारा नहीं है। ठीक है, लेकिन जब हमारे स्टमक में ना जाके हमारे लंग्स में जाता है तो वो हमें डिसीज़ पैदा कर सकता है, जैसा कि अभी क्या कर रहा है? कोरोना वायरस कर रहा है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? किस विटामिन की कमी से मानव में डर्मेटाइटिस रोग हो जाता है? डर्मेटाइटिस मतलब होता है जो हमारी बाहर की स्किन में क्या होती है? रेडनेस होती है, लाल लाल हो जाती है, या कुछ रेशे हो जाते हैं, या उनसे क्या होती है? बड़ी खुजली फिर होने लग जाती है। रेड टाइप के होते हैं, रैशिश होती हैं, और क्या होती हैं? उनमें बहुत खुजली होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं? विटामिन B6 या पायरिडॉक्सिन की कमी से क्या होता है? डर्मेटाइटिस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो हमारे परानुकंपी तंत्र का कार्य क्या होता है? तो हम जैसे कि हम जानते हैं हमारी बॉडी में क्या होता है? एक होता है पैरा सिंपैथेटिक परानुकंपी, और एक क्या होता है? सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो जो हमारा परानुकंपी है, या मैं बोलूँ पैरासिम्पैथेटिक है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? ये हमारे हार्ट बीट को घटाता है। जो हमारी हार्ट बीट है इसको घटा देगा पैरासिम्पैथेटिक, और सिंपैथेटिक क्या करेगा? हमारी हार्ट बीट को क्या कर देगा? बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये इन दोनों का क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है। ठीक है, बाकी जो पुतली को फैलाएगा ये भी हमारा क्या करेगा? सिंपैथेटिक। हृदय स्पंदन को बढ़ाएगा ये भी क्या करेगा? सिंपैथेटिक। ठीक है, तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कीट में उत्सर्जी पदार्थ। जो हमारा कीट है मतलब इंसेक्ट है, इंसेक्ट में जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो क्या है? उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो इंसेक्ट में हम जानते हैं हमारा क्या होता है? यूरिक एसिड। ठीक है, मतलब यूरिक अम्ल। कभी कभार ये यूरिक एसिड जो है उनकी बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है? जो मान लो उनकी बॉडी में कोई क्या है? फैट सेल्स है, या कोई फैट बॉडी है जिसमें फैट इकट्ठा होता है, तो उसी में ये यूरिक एसिड भी इकट्ठा हो जाता है। एक स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जिन्हें बोलते हैं यूरेट सेल्स, URATE, यूरेट CELLS सेल्स। यूरेट सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनके फैट बॉडीज़ के अंदर, जिसमें क्या स्टोर होता है? यूरिक एसिड। ठीक है, कभी कभार ये भी पूछ जाता है कि जो उनमें यूरिक एसिड है वो कहाँ पर या किस बॉडी सेल्स में स्टोर होता है? तो वो होती हैं फैट बॉडी सेल्स। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सत्य है? तो जब चारों स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन। सभी जो एंजाइम हैं वो क्या होंगे? प्रोटीन। लेकिन सभी प्रोटीन कभी भी एंजाइम्स नहीं होंगी, ये स्टेटमेंट जो है याद कर लेना, क्योंकि एंजाइम है तो मतलब कोई रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है, या कोई रेट ऑफ रिएक्शन जो है या जो हमारी रिएक्शन कराने में क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। जैसे केमिस्ट्री में कैटालिसिस काम करते हैं, वैसे ही बायोलॉजी में क्या होते हैं? एंजाइम्स। ये एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर काम कर सकते हैं, स्पेसिफिक टेम्परेचर और एक स्पेसिफिक pH पर। तो जो हमारे एंजाइम्स हैं ये किससे बने होते हैं? सारे प्रोटीन से बने होते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन क्या जो भी प्रोटीन है वो एंजाइम का काम करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो एंजाइम का काम नहीं करती हैं, है ना। तो इसलिए यही क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल सही है, या स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, मेढक के भेक शिशु में निम्न में से कौन सी रचना नहीं होती है, या कौन सी संरचना नहीं होती है? मेढक का भेड़ शिशु मतलब जो उसका लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज जो होता है उसको हम बोलते हैं टेडपोल, TADPOLE। जो उसका टेडपोल है इसमें से क्या नहीं होता है? शल्क, क्लोम, पुच्छ, पुंख या कुंडलित नाहल। तो हम जैसे कि हम जानते हैं जो स्केल्स होते हैं शल्क, वो मेढक के टेडपोल में प्रेजेंट नहीं होते हैं। SCALE स्केल इसमें मौजूद नहीं होते हैं। चलते हैं फिर अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर,
जो कि है हमारा जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, इसको हमने कहाँ पर रखा गया है या किस वर्ग में रखा गया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है, इसको हमने किस में रखा गया है, राइजोपोडा में। ठीक है, बाकी मैं आपको एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ। जो हमारा ये राइजोपोडा है, राइजोपोडा में हमने किसको रखा है, एक तो रखा है अमीबा को, AMOEBA अमीबा को रखा गया है, और दूसरा किसको रखा गया है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका को रखा है। ठीक है, एक दो और सुन लो। एक होता है हमारा ज़ूमेस्टिगोफोरा। ज़ूमेस्टिगोफोरा में हमने किसको रखा गया है, लेशमानिया को रखा गया है, और दूसरा किसको रखा गया है, ट्रिपेनोसोमा, TRYPANOSOMA, ट्रिपेनोसोमा को रखा है किसमें, ज़ूमेस्टिगोफोरा में। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं, जो हमारा स्पोरोजोआ क्लास है, स्पोरोजोआ है, इसमें हम क्या रखते हैं या किसको रखते हैं, प्लाज्मोडियम को रखते हैं, PLASMODIUM, प्लाज्मोडियम को किस में रखते हैं, स्पोरोजोआ में। ठीक है, तो फिर यहाँ समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।